Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज आवर गेस्ट में हमारे मेहमान हैं कराची के मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर अरमान सिद्दीकी साहब। हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सर। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर होने के बावजूद आप औरंगी वाले भी हैं जी बिल्कुल, और मुतहर्रिक हैं, और आजकल आपके खानों से मुस्तहिक लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, तो ये ख्याल कैसे आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन। जहाँ तक बात है कि खाने के हवाले से, तो दरअसल एक मेरे दोस्त हैं और शायद आपके भी इल्म में होगा, याक़ूबाबाद मदरसा है, क्या नाम है उसका, मिनाजुल सरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक NGO के तहत तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 6000 के करीब रोटी पका के वो दे रहे होते हैं, और मुख्तलिफ़ तरफ इलाके से लोग आसपास के लेकर जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारी में, कोई 10 घर, 15 घर, 20 घर। तो इसी तरह मेरे महल्ले में भी एक बच्चा है, उसने जो ना वहाँ पे रोटी का सिलसिला स्टार्ट किया था माशाल्लाह। तो इसको देखते हुए फिर इलाके में 2-4 भाई ऐसे थे, वो खड़े हुए कि हम जो ना सालन बनाते हैं। तो उस पर फिर मुझ तक ये बात आई, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने इनके साथ मिलके जो हो सका हमने खिदमत की, कभी पकाने के हवाले से, कभी पैसे के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चला, तकरीबन 15 दिन का सिलसिला चला। ज़ाहिर है अब हर कोई अपना एक पॉकेट जितना जवाब देगा उसके हिसाब से करते रहें, लेकिन आखिरी में हमने जो स्टार्टिंग आखिरी का जो हमने अलविदाई हमने किया था, तकरीबन हलीम हमने बनाया था, और जो 75 घर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे साथ जितने भी भाई थे, उसके साथ साथ फिर वो हलीम हमने पूरे इलाके में जो भी हमारे साथ लगे थे सबको हमने खिलाया। माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना था, तो माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल माह रमज़ान है, तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इस वक्त सहरी और अफ्तार में किस किस्म की खुराक ली जाए ताकि लोगों को महफूज रखा जा सके। पहली बात तो ये कि सहरी के हवाले से ये कहूँगा कि सहरी में बिल्कुल लाइट ग़िज़ा लेनी चाहिए, ख़ासकर जैसे कि मुर्ग मुसल्लम और मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए ख़ासकर सहरियों में। और जहाँ तक बात है इफ़्तार का, तो इफ़्तार में हमें चाहिए ये कि सबसे पहले हम खजूर से जो है ना इफ़्तार खोलें, और सुन्नत भी है। और देखा जाए तो एक साइंसी तौर पे अब अमूमन होता ही है कि हम जो हमारी लोकेलिटी है, जो हम जिस माशरे में रहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, हम ज़्यादातर पकोड़े, मिर्चें और इस तरह के प्याज़ू, छोले वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अमूमन देखने में ये आता है कि बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो शरबत और खजूर के बजाय जो ना पकोड़े वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि हमारे मैदे के अंदर जब सुबह से हम रोज़ा रखते हैं तो तकरीबन कोई 16 साढ़े 16 घंटे का रोज़ा होता है, और मैदा बिल्कुल खाली होता है। मैं आम फहम में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैदा बिल्कुल खाली होता है, और जिसकी वजह से जो मैदे में जो क्या नाम है इसका एसिड की जो मकदार है, pH जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन 4 और 4.3 तक आ जाता है। तो जिसकी वजह से मैदे के अंदर सिर्फ एसिड घूम रहा होता है, एसिड होता है। अब जैसे कि हम शाम में जब इफ़्तार के टाइम हम खा रहे होते हैं कुछ भी ऐसी चीज़, पहला खुराक जैसे ही जाता तो फिर बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, वो मैसेज पहुंचाता है कि भाई पेट के अंदर खुराक आ गया है, आप मज़ीद और एसिड भेजें। तो होता ये कि पहले एक एसिड मौजूद है, हम ऐसी एसिड वाली चीज़ खा रहे होते हैं जैसे कि मिर्च मसाले वाली चीज़, फिर मज़ीद और वो अपना जो है ना मैसेज के बुनियाद पे वो मज़ीद और एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद मामला ख़राब हो जाता है। तो पेट में दर्द, फिर डायरिया, इस तरह की चीज़ें, फिर जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी मामला हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब ये नहीं होता कि एसिड ज़्यादा हो गया, इन सब चीज़ खाने की वजह से भी होता है। तो हमें इससे इस्तेमाल करना चाहिए, और कोशिश करें कि खजूर के साथ पानी पी लें, शरबत पी लें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब,
इस वक्त पूरी दुनिया एक वबाई वायरस से दो चार है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। तो क्या इसमें हम लोग कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं कि कुछ अद्वियात फौरी तौर पर आदमी ले ले जिससे रिलीफ हो सके? वैसे तो कोई इस तरह का एहतियाती यानी कि फर्स्ट पहले ले नहीं सकते। इस तरह के मल्टीपल चीज़ों के ऊपर हम वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल अब तक तो ऐसा कोई वैक्सीन आया नहीं, मरीज़ के ऊपर रिसर्च जारी है दुनिया की, और दीगर चीज़ों के पाकिस्तान में भी चल रहा है इसका सिलसिला। लेकिन मसला ये कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और ख़ासकर एहतियात छोटे बच्चों और बड़ों में करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, 50 से अबव हो गए, तो इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होता है वो कम हो जाता है, जिसका हम आम फहम कहेंगे दिफाई क़ुव्वत कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियाज़, कोई भी बीमारी है तो उनके ऊपर फ़ौरन असरअंदाज हो जाता है। और बाकी पूरे दुनिया तो इसके लपेट में है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में उस नौइयत का तो नहीं है, लेकिन तमाम डॉक्टर हज़रात, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेडिसिन तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिसके ऊपर डायग्नोज हो रहा है कि इसको कोरोना हो गया, तो उसके ऊपर फिर काम चल रहा है इनके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ एक समाजी तंजीम से भी है जो मारूफ़ है औरंगी वाले के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या खिदमात आप लोग इस वक्त अंजाम दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से? बेसिकली जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरा मुल्क और पूरे दुनिया में जो ना लॉकडाउन का सिलसिला है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर हम औरंगी वाले तो औरंगी के अंदर तो इस तरह एक सिलसिला है। ज़ाहिर जो मज़दूर पेशावर लोग जो थे वो लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए, घर पे बैठे हुए मैसूर है। अब ज़ाहिर वो रोज़ाना के बुनियाद पे खाने कमाने वाले लोग थे। अब उनके साथ मामला एक है, अब जब फैक्ट्री बंद हो गई, काम बंद हो गया, मिल बंद हो गई, तो उनको सैलरी, उनके सारे मामलात कौन करे? तो ज़ाहिर है इस पर फिर हमने स्टार्ट किया, हमने आपस में हमारे दोस्तों ने मिलके किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे से अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे जो मुखैर हज़रात हैं उन्हें हमें हमारे काम को देखते हुए हमें सराहा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला स्टार्ट किया राशन का। और राशन के साथ साथ आपने देखा होगा कि रमज़ान से 4-5 दिन पहले हमने फिर खाने की तरतीब बनाई थी, रात के खाने की, तो घर घर डिस्ट्रीब्यूट करते 75 घर से हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन अब जो हमारा इफ्तार का सिलसिला है तकरीबन 125 घर पर जा चुका है। और इफ्तार भी माशाल्लाह इस तरह हम दे रहे होते हैं कि तकरीबन 4-5 बंदे आराम से वो इफ्तार कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप समाजी कामों के साथ साथ माशाल्लाह खेलों की सरगर्मी में भी आप मुलव्वस होते हैं और ख़ुद भी खेलते हैं, तो बेसिकली आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? बस फिटनेस का राज कुछ नहीं है, बस फिटनेस का सबसे बड़ा राज ये है कि हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। सबसे बेहतर एक्सरसाइज ये है, क्योंकि हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़ाहिर वो नमाज की सूरत में बेहतरीन एक्सरसाइज है हर लिहाज से, तो आपकी इस्लाही तौर पे भी इस्लाह होती है और शरई तौर पे भी और फ़िज़िकली तौर पे भी। और बाकी जो क्रिकेट का आप कह रहे तो क्रिकेट का बस बचपन में शौक़ रहा, मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद फिर ये शौक़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। बस हालिया भी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हमारी कुछ टूर्नामेंट हो रहे थे 2 साल से, बस उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। बस वैसे कभी दिल चाहा तो खेल कूद में हिस्सा ले लिया, क्रिकेट वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, शायरी से दिलचस्पी है? शायरी से दिलचस्पी रही, अब बिल्कुल भूल सा गया हूँ। ज़ाहिर है मसरूफियात ऐसी और ज़िम्मेदारी जब होती है तो बहुत सारी चीज़ ऐसी शौक़ वगैरह सबको बालाताक रखना पड़ता है। कभी इश्क वगैरह हुआ? इश्क तो कोई इतना ख़ास नहीं रहा, पर ज़ाहिर है हर इंसान को कुछ ना कुछ तो रहता है। बस शादी से पहले था, उसके बाद फिर ज़ाहिर है शादी भी घर वालों की मर्ज़ी से करनी थी। तो खैर इश्क तो इस नौइयत का नहीं था कि शादी करना है, बस हर इंसान को कोई ना कोई पसंद होता है। कसक है दिल में? जी, कसक है दिल में? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है जो मेरी वाइफ़ है और घर वालों की पसंद से माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक ने एक, तो कहते हैं ना कि अच्छी वाइफ भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो रब का एहसान है कि रब ने एक नेमत दी है मुझे, जो हर मामला हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ देती हैं। और ज़ाहिर है आपने जो कहा कि फ़िटनेस का क्या राज है, तो ज़ाहिर है वो खाने पीने और हर एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि चूँकि आप हैसियत डॉक्टर और फिर आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, फिर उसके अलावा समाजी काम, तो इन चीज़ों के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं? देखिए वक्त तो देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन काम के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से जो जिस तरह का जो काम होता है उसको फिर अब देखना पड़ता है। बाज़ वक़्त घर के ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, तो देखना पड़ता है कि कौन सा काम किस वक्त मैनेज करना है।
अब बाज़ औक़ात काम ऐसे होते हैं कि कुछ घर की ज़िम्मेदारी है तो पहले उसको देखना पड़ता है, बाज़ औक़ात घर का काम ऐसा कि इसको बाद में कर लेंगे 2 घंटे के बाद, तो कोई किसी दूसरे का काम आ जाऊँ तो उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी वाला का एक सिलसिला है, तो इससे के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़ाई सतह पे भी मेरा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोशल काम रहा है और करते रहे हैं शुरू से, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी अपने पर्सनली ज़ाती तौर पे भी कर रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक से तौफ़ीक की दुआ मांगते रहते हैं, अल्लाह पाक इस्तिक़ामत दे हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर्स का क्या मुकाम है और बच्चों को इस तरफ आना चाहिए? देखिए, दुनिया में तकरीबन कोई 7-8 के करीब जो ना तरीक़ा इलाज है, जिसमें से होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है और तिब है और दीगर और भी चाइना में एक अपना तरीक़ा इलाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज है इज़ द बेस्ट तमाम इलाज इसमें तरीक़ा इलाज में। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुक़दान ये है कि हमारे यहाँ जो एक पढ़ाई और दीगर चीज़ों का सिलसिला ये है कि ज़ाहिर है हमें एक गवर्नमेंट लेवल पे एक सपोर्ट होना चाहिए होम्योपैथी को, वो नहीं है। और ज़ाहिर जो दूसरी पैथी है उसका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, जिसकी वजह से वो इस पैथी को दबाने के चक्कर में लगी रहती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इलाज ये है। और इसमें इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने देखा है बड़े बड़े प्रोफेसर और पीएचडी और दीगर बड़े बड़े सर्जन को भी देखा है कि वो होम्योपैथिक की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर प्रिस्क्राइब करने की वजह यही है कि ये ज़ाहिर है इसके अंदर फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और यही चीज़ अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे, एलोपैथिक कोई मेडिसिन अगर पैनाडोल भी दे दे, तो लोग कहते हैं कि ये शायद ये कोएक है। अगर जो एमबीबीएस डॉक्टर अगर ये काम करते हैं तो फिर आप उनको भी कहें ये भी कोएक है। बहुत सारे किडनीज़ के हवाले से, पथरी के हवाले से, दीगर और भी अमराज के ऊपर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मैं ये समझूंगा कि हमारे यहाँ फुक़दान ये है अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के अंदर कोई दर्जन के करीब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े भी छोटे भी हैं। इनको चाहिए कि आपस में एक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करें और पैथी के हवाले से काम करें। बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है इस पैथी के हवाले से काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जो नए यंगस्टर है और जो मैट्रिक के बाद और जो आगे का प्रोसीजर चला रहे होते हैं जैसे साइंस है और दीगर और भी चीज़ें, वो वहाँ भी पढ़े और साथ साथ जो है ना होम्योपैथिक की तरफ भी आएँ। ये बेहतरीन तरीक़ा कार इलाज है, क्योंकि इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि पैथी वाले से जैसे कि होम्योपैथिक, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन आज तक ऐसी नहीं आई कि जो उसको कह दिया गया कि ये ख़राब हो गई या इसको विड्रॉ कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि जड़ी बूटी नाम मिलने की वजह से वो बंद हो गई, वो अलग सी बात, लेकिन आज तक कोई ऐसा एक भी मेडिसिन ख़त्म नहीं किया गया। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर डॉक्टर तो शायद फ़ेल होंगे लेकिन मेडिसिन फ़ेल नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो है ना अब अपने जो पैथी से जो ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको चाहिए कि जो ना अपनी स्टडी को मज़ीद बेहतर करें। और मैं भी यही समझता हूँ कि इस थ्योरी के साथ साथ तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारी नशरियात देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की, तो आपको ये कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह, आपका मैंने जब पहला दिन देखा था तो मैं देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया कि आपने ये क्या तरतीब स्टार्ट की है। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं इसको मज़ीद और देखा तो मुझे देख के ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि माशाल्लाह आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो ग्राउंड पे ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर वो तो अपने दीगर चीज़ों पे अपने इर्द गिर्द में वो तो बाकी नुमाया है, लेकिन मज़ीद आपने उनको और निखारने की कोशिश की है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और माशाल्लाह आपके इस काम को मज़ीद और परवान चढ़ाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज एक्सपोज टाइम न्यूज़ के अवर गेस्ट के मेहमान हैं, तो कोई मैसेज मुखय्यर हज़रात को, आवाम को, समाजी रहनुमाओं को कुछ देना चाहें? मैसेज मुखय्यर हज़रात को तो आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा, ख़ासकर जिस तरह का भी एक कोरोना का मामला चल रहा है, हम जैसे कि ज़ाहिर है हर किसी के अपने लोकेलिटी में और आसपास के जो लोग हैं और ख़ासकर रिश्तेदार में, आप सबसे पहले अपने आसपास के लोग को प्रेफर करें और देखें उनको कि क्या उनके साथ मजबूरी है, क्या मामलात है। मैं ये समझता हूँ कि हर कोई अभी इस पुरफतन दौर में परेशान है और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर है, चाहे वो कारोबारी हज़रात हो और या पेशावर लोग हों। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि जो फ़लाही इदारे काम कर रहे हैं जिस तरह का,
सियासी और समाजी तमाम, तो इनके साथ एक आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाएं और ताकि ये अवाम नास के लिए कुछ काम कर सकें। सबको मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से कि हमें चाहिए कि एक अच्छा एक मैसेज दें, ख़ासकर औरंगी के अलावा फिर कराची के अलावा फिर पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो औरंगी टाउन और कराची का एजाज़ रहा है। जब कभी कोई भी वबाई सूरत इख्तियार कर गया या कोई आफत कुदरती तौर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने कभी जो है ना ये नहीं देखा कि ये कौन है, बिला तातुल बिला तफरीक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम किया। और ये चीज़ आज आपको भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे औरंगी टाउन में भी जिस तरह के हमारे, चाहे वो छोटा तबका हो, बड़ा तबका हो, छोटे लोग हो, कोई भी हो, कोई एक बच्चा भी मैंने देखा है कि माशाल्लाह वो इस काम में लगा हुआ है। ये थे हमारे एक्सपोज टाइम के प्रोग्राम आवर गेस्ट के आज के मेहमान डॉक्टर अरमान सिद्दीकी साहब। आप बहुत मारूफ शख्सियत हैं अपनी खिदमत के हवाले से, अपने पेशे के हवाले से, अपनी दोस्ती के हवाले से। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और अपने व्यूवर से गुजारिश करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि मज़ीद हम किस तरह से इनके प्रोग्रामों में निखार लाना चाहें। इंशाअल्लाह अज़ीम रमज़ान के बाद हमारा आलमी अदब का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें हम शोराए कराम और उद्बा को लाएंगे और उनके ख़यालात से भी आपको आगाह करेंगे। अब हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।